सिस्टम। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे जी को पढ़ने के पश्चात जब हम ब्लड पढ़ना चालू कर चुके थे, तो हमारा यही से पढ़ना था ना, अस्थि में जब पढ़ लिए थे, यहाँ से आज हम लोगों को पढ़ना था। ठीक, ब्लड 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 ब्लड। चलिए, पूरा ध्यान से सुनना है, सीखना है, समझना है। लिखने का तो टेंशन है नहीं, अपने क्लास में सब मिल गया लिखे रूप में। तो ध्यान से सुनना, क्लास में याद करना कोशिश करना, घर जाकर एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलो, तो फिर रुधिर का रंग कैसा होता है बोलेगा तो कैसा होता है रुधिर का रंग? कैसा होता है आपके ब्लड का कलर? लाल होता है। वाह, सब जानते हो, इतने होशियार। और क्या पढ़ोगे तुम लोग, पढ़ के क्या करना है? तो लाल होता क्यों समझते हैं बेटा? तो रुधिर का ब्लड या ब्लड का कलर जो है लाल होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पुसल। क्या? रेड ब्लड कार्पुसल। आरबीसी ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन के कारण, आरबीसी का कलर लाल क्यों है? तो क्योंकि उसमें ऑक्सीजन युक्त क्या है? हीमोग्लोबिन है। क्या है? ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन है। तो रियल माने भैया हीमोग्लोबिन किसके कारण लाल हो रहा है? हीमोग्लोबिन के कारण। या फिर ये नहीं रहेगा ऑप्शन, क्या लेंगे? आरबीसी के कारण। ठीक हो गई बात ना। अब हीमोग्लोबिन को खोल के देखते हैं। जब हम हीमो को खोलेंगे तो इसमें हीमो और ग्लोबिन आपको दिखाई देगा, जो कि कल पढ़ा था। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है ना? यस। जब हीमोग्लोबिन को आप खोलेंगे तो हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोब्यूलिन। क्या? हीम प्लस ग्लोब्यूलिन। तो इसलिए हीमो प्लस ग्लोबिन आपको दिख रहा है। अब हीम क्या है? तो हीम कुछ नहीं, लोहे का यौगिक है। क्या है? लोहे का यौगिक। और जब आप किसी लोहे में मॉइस्चर से, वातावरण के ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जब जंग लग जाता है, याद है? तो जंग कैसे दिखता है? लाल लाल दिखते हैं कि दिखता है? यस। वैसे क्योंकि हीम में लोहे का यौगिक है और साथ प्लस हो रहा है, जुड़ रहा है कौन? ऑक्सीजन। तो कलर कैसा हो जाएगा हीम का? लाल रंग। यस। इसलिए हीम में आयरन ऑक्साइड मिलके आयरन ऑक्साइड के भी कण बनते हैं, जो कि कलर कैसे लेते हैं? रेड कलर। इसलिए उसका कलर क्या हो जाता है? रेड होता है। तब और क्वेश्चन अगर अंदर जाएगा तो भैया बताइए कि ब्लड का कलर लाल क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक हो गई बात ना? आयरन ऑक्साइड नहीं बोले तो हीम के कारण, हीम नहीं तो हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन नहीं तो आरबीसी के कारण। ठीक हो गई बात ना? यस। अब ग्लोब्यूलिन चलते हैं। ग्लोब्यूलिन जो पीछे जुड़ा है, ये एक जटिल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। क्या? ये जटिल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। मैंने प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। प्रोटीन का कुछ सिंपल फॉर्म होता है, प्रोटीन का कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ये जटिल प्रोटीन है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल प्रोटीन से मिलकर ये बना हुआ है। अभी सर ग्लोब्यूलर शब्द क्या सर? ये ग्लोब्यूलर सेल लिख दिया है तो क्या है लिख दिया है, ये भी सीखिए इस क्लास में। तो ध्यान से इस मैप को देखिए, गौर से देखिए इस शख्स को। क्या इसमें जैसे स्प्रिंग के छल्ले से दिखाई दे रहे हैं बेटा? क्योंकि जिसका भी स्ट्रक्चर ऐसे छल्ले सा होता है, उसी छल्लों के कारण, इसी गुथे हुए धागों के कारण इसको क्या कहते हैं? ग्लोब्यूलर। क्या कहते हैं? ग्लोब्यूलर। क्योंकि इसी छल्ले को क्या कहते हैं? ग्लोब्यूलर। तो क्या बहुत सारे ग्लोब्यूलर जटिल रूप से उसमें फंसे कि नहीं फंसे हैं? तो जटिल रूप से ग्लोब्यूलर प्रोटीन आपस में फंसे हुए हैं। क्लियर हो गई बात ना? यस। और जो जटिल रूप से ग्लोब्यूलर प्रोटीन आपस में फंसे हुए हैं, ध्यान समझिएगा, आपको समझा देते हैं। जटिल रूप से जो ग्लोब्यूलर आपस में फंसे हुए हैं, देखो देखिए पूरे छल्ले फंसे हैं, तो जटिल रूप से पूरे ग्लोब्यूलर आपस में करके पूरे फंसे हुए, उलझे हुए हैं, इसलिए जटिल हो गया, जटिल ग्लोब्यूलर हो गया। और ये बने किसके हैं? प्रोटीन के। तो सर प्रोटीन हो गया यहाँ पर। यस। अब इसके अंदर ही, जटिल ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर ही क्या पाया जाता है? तो देखिए पूरे कॉम्प्लेक्स में से जाली है, जाली। ऐसे जाली के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे आपको येलो येलो कुछ दिख रहा है? यस, आयरन। और आयरन से मिलेगा ऑक्सीजन, और इससे मिलकर क्या बनेगा? हीम। यस। इसका मतलब ये चार आपके क्या फंसे हुए हैं? हीम फंसे हुए हैं। इसमें ऑक्सीजन ऐड होकर के लेके जाता है। और यही हीम जो है, ये हीम अपने में ऑक्सीजन को चिपकाता है। यहाँ से हम फेफड़ा सांस लेते हैं ना, तो हमारे ऑक्सीजन को चिपका के शरीर के सब अंगों तक लेके जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको चिपका के फिर वापस लेकर के आ जाएगा। ठीक हो गई बात ना? ये ऐसा ट्रांसफर होता है इसी की वजह से, इसलिए लिखा है प्रश्न में, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स द आयरन इज द साइट ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग। तो हीमोग्लोबिन जो आयरन है, वही वो जगह है, वही वो साइट है जहां ऑक्सीजन क्या होता है? बाइंड होता है। ऑक्सीजन जाके चिपकता है, ऑक्सीजन जाके जुड़ता है। ठीक हो गई बात ना? तो हीमोग्लोबिन, ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ चिपकता है? तो ब्लड में चिपकता है। ब्लड में कहाँ? आरबीसी में। आरबीसी में कहाँ? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन कहाँ? हिम में। हिम में कहाँ? आयरन ऑक्साइड्स में। क्लियर हो गई बात ना? यस। आपको पता चल गया कि किस में चिपक रहा है, कौन चिपकाने वाला है, ये सब आपको पता चल चुका है। अब ये इनसे मिलके फिर क्या बन जाता है आपका? रेड ब्लड सेल बन जाता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक हो गई बातें? यस।
आइए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग कैसा होता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे? बैंगनी। अरे सर, अब हीमोग्लोबिन का जब कलर प्राकृतिक रूप से बैंगनी है तो फिर हमारा ब्लड तो बैंगनी दिखाई देना चाहिए था ना, लाल क्यों दिख रहा है? क्योंकि हीमोग्लोबिन में नेचुरली तो आयरन पाया जा रहा है, तब तो उसका कलर कैसा है? बैंगनी। बैंगनी है, मगर जैसे उससे ऑक्सीजन जुड़ता है और आयरन ऑक्साइड होते हैं तो उसका कलर क्या होता है? लाल। अब समझे? तो पूछेगा कि नेचुरली प्राकृतिक रंग क्या है हीमोग्लोबिन, क्या बोलेंगे? बैंगनी या पर्पल। मगर लाल क्यों दिख रहा है? आयरन के कारण, ऑक्सीजन के कारण। किस कारण? आयरन और ऑक्सीजन के कारण। आयरन ऑक्सीजन जब आपस मिल जाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है? लाल। क्लियर हो गई बात ना? ये इसलिए बारीकी बता रहे हैं, प्रैक्टिकली समझते चलिए, रटना नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं लोहा। लोहा इतना सुन लिए तो भाई लोहा लोहा हम सुन रहे सर इसमें लोहा है, हीमोग्लोबिन में लोहा, तो हमारे शरीर में हम लोग बोले ना सर 5-6 लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल बोल रहे हो तो हाँ भी बोल रहे हो। 5 लीटर क्या है? ब्लड है पुरुषों में, और 4-5 लीटर क्या है? महिलाओं में ब्लड है। हाँ, तो भैया 5-6 लीटर महिलाओं में, पुरुषों में ब्लड है, 4-5 लीटर महिलाओं में ब्लड है, तो इतना ब्लड है तो उसमें आरबीसी भी है। आरबीसी है तो उसमें भाई आयरन भी है। तो क्या हमारे शरीर में आयरन जो है वो बहुत मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं है? नहीं है। यही तो एग्जामिनर खेलेगा। याद करो, पढ़ाया था मैक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट, पढ़ाया था पोस्टल चैप्टर में। तो बताया था कि आयरन लगता है हमको जब हम ब्लड पढ़ लेंगे कि ज्यादा है, मगर नहीं है। आयरन किस में आता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। याद आया? इसलिए रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। क्योंकि जब आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे शरीर में क्या चीज कितना पाया जाता है, तो आपके सामने पूरा चार्ट हम ला करके रख दिए हैं, जो आपको पूरे जीवन पर्यंत आपको काम देने वाला है। मानव शरीर जब आप देखेंगे इस तरीके से, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा 65% क्या दिखाई दे रहा है आपको? ऑक्सीजन। क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में कितना परसेंट ऑक्सीजन दिखाई दे रही है आपको? 65%। कितना परसेंट दिखाई दे रही है? 65%। ठीक हो गई बात है? यस। फिर 18% क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन, क्योंकि हम सब किससे मिलकर बने हैं? कार्बन से। इसलिए हमको जब जलाया जाता है तो हमसे क्या निकलता है? धुआं। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले और क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम मरेंगे तो हमसे क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमें क्या 10% क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात ना? फिर वे 3% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। ये नहीं सोचे कि गले में ही बस नाइट्रोजन मिलता है, नहीं, ये दर्शाने के लिए है। ऐसा मत सोचिए हिच पे बस मिलता है रे ऐसे करके, नहीं है। और बाकी जो छोटा मोटा एलिमेंट है वो बचा हुआ हिस्सा हो गया। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो बस जोड़िए तो 65 और 18 कितना होता है बताइए? जा रे, कितना होता है? अभी तो नहीं जुड़ा। हाँ, 83। अच्छा ठीक है भैया, 83 का मतलब बाकी बचे 17% में क्या है? बाकी सब चीज समाहित है ना? बाकी मेजर रूप से भैया कितना हो जाता है? पक्का 83 सही जुड़े हो ना? गड़बड़ जुड़े हो। 65 और 18 कितना हो गया अपने आप में भैया? 65 और 15 होता है 70। 70 3 73, 73 10 83, 83 3 86। देखे, मैं नींद में भी सही जोड़ देना, बताओ। आओ, समझ में आ गया सर? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? अगर जमाने के लिए एलिमेंट तो सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑक्सीजन। फिर क्या लिखोगे? कार्बन। फिर क्या लिखोगे? हाइड्रोजन। फिर क्या लिखोगे? नाइट्रोजन। क्लियर हो गया? कितनी मेजर चीजें हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के बाद फिर कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बोलो बोलो फिर से जोर से। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। 65 18 10 3। बोलो, अरे जोर से पहले ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। 65 18 10 3 ऐसे बोलना है। बोलो एक बार मेरे साथ में, अकेले में बोलो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? पहला क्या है? ऑक्सीजन। फिर परसेंटेज 65 18 10 3। हो गई इतने बात? यस। अब जब ध्यान से देख रहे हो तो बताओ, जो मेजर चीज हमारे शरीर में देखते हैं तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। क्या इसमें कहीं भी आयरन दिखा क्या आपको? दिखा क्या? और सर केवल जब ये 4 ही चीज में 83% खत्म हो गया था, 86%, तो सर बाकी इतना में और जोड़ेंगे, इनका परसेंटेज जोड़ देंगे और तो और कम हो गया। तो सर बचे हुए केवल 1% से भी कम में, लेस देन 1% से कम में हमारे शरीर में क्या क्या मिलता है? ध्यान से देखना चालू कीजिए आप। बोला ना, आपको आपके शरीर के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त होने वाली है। कंप्लीट रूप से आपको अपने शरीर के बारे में नॉलेज हो जाएगा।
ट्रेस एलिमेंट्स इंक्लूड बोरॉन, क्रोमियम और क्या क्या पाया जाता है, ऐसे भी लिख देगा। इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर में नहीं पाया जाता, इसलिए इनका नाम पता होना चाहिए कम से कम। कौन क्या क्या पाया जा रहा है, बोरॉन, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन। आयरन आयरन तो आयरन किस में आ रहा है, 1% से भी कम हिस्से में इतना सब चीज आ रहा है, उसमें से एक हिस्सा क्या है, आयरन। तो आयरन हमारे शरीर में मैक्रोन्यूट्रिएंट है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रो एलिमेंट है कि माइक्रो एलिमेंट है, माइक्रो एलिमेंट है। क्लियर हो गई बात ना, यस यही आपको समझाना था कि अब जब पढ़ लेते हैं ब्लड तो आयरन आयरन, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, तो बहुत ज्यादा होगा ऐसा नहीं है। ठीक हो गई बात ना, हाँ। आओ। उसके अलावा आयरन मैग्नीज मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, सिलिकॉन, टिन, वेनेडियम, जिंक, ये सब पाया जाता है। अच्छा वो भगवान ने इसमें कहीं गोल्ड नहीं लिखा, तो आदमी खुद ही को काटने लग जाता, आज सोना निकालूंगा 5 लीटर खून निकाल के करके, है ना। हाँ, इसलिए सोना और चांदी छोड़ दिए, भगवान को ही पता था इंसान सोना चांदी के लिए पागल हो जाएगा आने वाले टाइम में। चलिए, क्लियर हो गई बात ना। अब देखिए मानव शरीर के सभी एलिमेंट आपको पता चले गए। इससे बहुत सारे प्रश्न बोलेगा, इसको कभी नाम दे देगा, इनमें से कौन सा तत्व तो मानव शरीर में नहीं है, तो केवल नाम पता होना चाहिए आपको कम से कम एक बार, है ना। कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेजर में है और मैंगनीज कम वाले में है। मैक्रो है ये, माइक्रो में है। तो मैग्नीशियम मैक्रो में है, ये माइक्रो में, हालांकि वो भी मैक्रो में 0.1% है, तब हो जा रहा है। ठीक है ना, यस, ध्यान रखना। एफी फेरस, एफी धन दो एन, फेरस जिसे कहते हैं, ये लोह, लोह किस रूप में उपलब्ध है, तो भैया फेरस के रूप में उपलब्ध है। किस रूप में, फेरस के रूप में उपलब्ध है। आयरन के 2 आयन के रूप में उपलब्ध है, आयरन के रूप में उपलब्ध है, आयरन के आयन के रूप में, है ना, आयरन आयंस। मानव शरीर में यह पाया जाता है। फेरस इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। एफिधंतिनैन फेरिक कहलाता है। ठीक हो गई बात ना, यस, ध्यान रखना। तो हमारे में क्या मिलता है भैया, फेरस, और एफिधंतिनैन क्या हो जाएगा, फेरिक। आगे बढ़िए, हीमोग्लोबिन की अब मात्रा देखिए। तो मानव शरीर में डॉक्टर जब लिस्ट नहीं करेगा, आपको सीबीसी करवाएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, तब आप पढ़ोगे, अच्छा इसे करके यही सीख लो कब उतना होता है। ठीक है बात, हाँ। तो भैया मेल शरीर में आपके 100 ml ब्लड में, पूरे 5-6 लीटर में नहीं, हर 100 ml में कितना होना चाहिए, 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। क्लियर हो गई बात ना। तो मेल में कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन, 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड। कितना, प्रति 100 ml ब्लड। फीमेल में कितना होना चाहिए, 10 से 12 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड। कितना होना चाहिए, 10 से 12 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड। ठीक हो गई बातें, यस। तो जब हीमोग्लोबिन कम है तो ब्लड का मात्रा भी कम है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है रेशियो के रिस्पेक्ट में। आइए, ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रुधिर, तो ये सब चीज आपके रुधिर में रहते हैं, ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सब। तो ऑक्सीजन अगर जिसमें रहेगा वो क्या कहलाएगा, ब्लड प्योर कहलाएगा। जिसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहेगी वो ब्लड क्या कहलाएगा, इम्प्योर कहलाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो एक कंपाउंड बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसी के कारण उसका कलर लाल होता है। बोला था ना कि हीमोग्लोबिन में आयरन है, और उसका प्राकृतिक कलर क्या है, बैंगनी है, पढ़ा ना। मगर जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तब क्या हो रहा है, कलर लाल। तो भैया बोलते हैं लाल किसके कारण होता है, नाम लिखिए, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन जुड़ा हीमोग्लोबिन से तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नीचे लिखा हुआ है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यह बहुत बार पूछा हुआ है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस नाम से जानते हैं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात। प्योर ब्लड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक हो गई बात ना, यस, ध्यान रखेंगे। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बोल रहे हैं, जो आपके हीमोग्लोबिन से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा तो डी ऑक्सीजनेटेड, है ना, क्योंकि डिक्रीज हो गया ऑक्सीजन, तो डी ऑक्सीजनेटेड मतलब डिक्रीज हो गया ऑक्सीजन, यस। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि डार्क ब्लू कलर का होता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा उसका कलर कैसे होता है, डार्क ब्लू या डार्क ब्लैक। इसलिए बताइए अशुद्ध रक्त हम किससे दर्शा रहे थे, ब्लू से। इसका मतलब उसमें क्या चीज जुड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किससे जुड़ता है, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन किससे, आयरन से। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, आयरन से जाके चिपकेंगे। आयरन किसमें है, हीमोग्लोबिन में है। ठीक हो गई बातें, यस। आइए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे भैया तो आइए देखते हैं, रुधिर यानी कि ब्लड किस रूप में रहता है आपके लिए, तरल या लिक्विड। मगर रुधिर में दो हिस्से, एक तरल और एक सॉलिड। तो रुधिर में जो तरल वाला हिस्सा है, जो लिक्विड, जैसे काटूंगा मैं आपका खून तो और इसमें कोई कण पाए जाएंगे, छोटे छोटे कण, आंख से नहीं दिखेगा, जैसे सेल है वो, है ना। और सेल कितना छोटा है, तो बताया था कि एक सुई से छेद करूंगा तो उसमें भी लाखों सेल है ना। तो इतना छोटा सेल कैसे दिखेगा आपको ब्लड में, तो हम आंख से देख नहीं सकते। जब हम काटते हैं तो बस बहता हुआ दिखता है हमको कलर, तो हमको केवल पानी पानी इसमें सर नहीं।
आपके ब्लड में प्योर पानी, जिसको मतलब प से पानी, ब्लड वाले को प से प्लाज्मा बोलते हैं, उस प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है, प से 55 है। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो भैया आपके ब्लड का जो लिक्विड वाला हिस्सा, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और जो सॉलिड वाला हिस्सा, उसमें क्या आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक हो गई बातें? यस। कट गया क्या हाथ? अभिच्चे निकाल के देख के बताती हूँ सर ऐसा। ठीक है, इतना सीरियस नहीं होना है भाई। आइए, प्लाज्मा कितने परसेंट है आपके ब्लड का, 55%। यस। और बाकी 45% क्या है आपका, तो सॉलिड हिस्सा है। अब सॉलिड हिस्से में क्या क्या है, तो उसे सेल्स बोलते हैं सर, या उसे कार्पुसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल या कार्पुसल। अब कोशिकाएं हैं ये, क्या है ये, कोशिका, सेल मतलब कोशिकाएं, और कार्पुसल मतलब कणिकाएं। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, और WBC को भी बोल देते हैं, ऐसे RBC को कणिकाएं, कार्पुसल भी बोलते हैं। ठीक हो गई बात ना? यस। तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये सब मिला कितना परसेंट है, 45%। इसमें से अकेले RBC कितने परसेंट है, 44%। ठीक हो गई बात ना? तो ब्लड में सबसे ज्यादा क्या है भैया, लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, 55%। बाकी भैया 44% कौन है, RBC। बाकी बचे 1% कौन है, WBC और प्लेटलेट्स। और भी छोटी छोटी चीजें हैं, उसको भी इग्नोर मारिए। ठीक हो गई बात ना? हो गया आपका यहाँ 100%, 55, 45, 100%। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्लाज्मा के ऊपर बात करते हैं कि आप जब अपना ब्लड निकलवाते हैं तो नली में तो ऐसे दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है ना। फिर जैसा कि कल मैडम ने बताया कि सर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, मतलब मैंने बताया कुछ नहीं, सेंट्रीफ्यूज मतलब ऐसे डाल दिए नली, ढक्कन लगा दिए, वैसे करके जोर से मशीन में घूमता है। जब जोर से मशीन में घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जितने भारी कण हैं, सॉलिड पार्टिकल कहाँ बैठ जाते हैं, तली में, है ना, तली में बैठ जाएंगे। आप भी कभी कोई गंदा पानी है, जोर जोर से हाथ से हिलाना, अभी छोड़ देना, देखना सब जितना भारी पार्टिकल होगा, धूल कण होंगे, सब नीचे बैठ जाएगा, और उतना हल्का पानी जो साफ पानी ऊपर रह जाएगा। क्लियर हो गई बात? वैसे ही इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डालते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो आपके ब्लड का ऐसा वाला हिस्सा ऐसे बदल जाता है। ठीक हो गई बात ना? तो हम बोलते हैं कि ऊपर का जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड हल्के नीचे से भी है, मगर पीला वाला हिस्सा क्या है इसमें, इसमें कब, प्लाज्मा है। अब एक कहीं से खास बात सीखने के लिए मिलता है, सीख लो, उसका फिर अंदर तो पढ़ा देंगे, फैक्ट तो लिखा हुआ है ना। जब कोरोना काल हुआ, कोरोना काल आया, लोग मरने लग गए, तो भैया लोग मरने लगे तो लोग कुछ ठीक भी होने लग गए। जैसे ही लोग ठीक होने लगे तो उनसे बोला गया कि आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए। क्या कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए। वो कॉन्सेप्ट पहली बार आया मार्केट में, आप प्लाज्मा डोनर बनिए। ब्लड डोनर सुने थे आदमी, ब्लड डोनर, आई डोनर सुने थे, किडनी डोनर, है ना, हार्ट डोनर। ये प्लाज्मा डोनर क्या है सर, और कोरोना काल में क्यों इसका उपयोग हो रहा है सर? तो समझिएगा, मुझे हो गया कोरोना, हुआ भी था, मैं लड़ा, ओ माय गॉड, मारो और मार के खत्म कर दिया। अब उसको मैं मार के खत्म कर दिया तो मेरे ब्लड को, मेरे ब्लड में जो WBC है ना, और WBC को उस बीमारी से लड़ता है, WBC लड़ता है, श्वेत रक्त कणिकाएं लड़ता है, लड़के उसको आदत हो गई कि कैसे मारना है इस कोरोना वाले को, ऐसे चाकू मार रहा है, कैसे मार रहा है, उसको पता चल गया, ऐसे करके मार दिया बैक्टीरिया को। तो मेरे ब्लड को पता चल गया कि उस बीमारी के वायरस को मारना कैसे। तो वो क्वालिटी मेरे ब्लड के कहां पे आ जाती है, प्लाज्मा में। किसमें आ जाती है, प्लाज्मा में। उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ही आपके शरीर में आने वाले वायरस से लड़ती है, बैक्टीरिया से लड़ती है। तो आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, वो आपके शरीर के एंटीबॉडी के कारण है। एंटीबॉडी कहां पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। क्लियर हो गई बात ना? एंटीबॉडी क्या है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग से लड़ने की क्षमता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी बोले कि भैया लोगों को इसमें प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, जो भी ठीक हो रहे हो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। क्लियर हो गई बात ना? यस। इसलिए भैया ये जो हिस्सा था, इसको डोनेशन का बात चल रहा था, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। ठीक हो गई बात? अब ये देखिए, ये जो लिक्विड वाला हिस्सा है इसमें एंटीबॉडी है। अब ये लिया और मेरे शरीर से निकाल के आपके अंदर डाल दिए, तो आप बीमार थे कोरोना से, करके लड़ नहीं पा रहा था आपका शरीर, इसको डाला तो मेरा वाला आपके ब्लड मिल गया, और वहां जाके बताया ए भाई ऐसे ऐसे मारना है, ऐसे करके, तो पूरे ब्लड को बता दिया। वो 10 मिनट के अंदर फैल के हार्ट पक 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 दबा भैया, हार्ट से पूरा फैले शरीर में, और फैल करके सब जगह बता दिया कि ऐसे ऐसे मारना है, ऐसे ऐसे। फिर सीख गया आपके शरीर का पूरा खून कैसे मारना है, फिर सब ऐसे ऐसे मारने लग गए, खत्म कोरोना, फिर आप भी ठीक। इस तरीके से भैया शरीर काम करता है ना, ऐसी समझ के पढ़ना है पूरा। आओ इसे देख लेते हैं, आइए देख लीजिए अब, आइए। दिख रहा है प्लाज्मा, दिख रहा है पूरा येलो येलो भरा हुआ। तो ऐसे प्लाज्मा ब्लड का चढ़ाया जाता था, ब्लड लिया जाता था पेशेंट से, सेंट्रीफ्यूज करते थे जैसे मैडम कल बताई थी, थैंक यू मैडम। उसके बाद फिर उसको पीला हिस्सा निकाल करके उसको भी ऐसी थैली में लेकर के दूसरे को चढ़ा देते सिरिंज में। ठीक हो गई बात ना? यस। मगर ये बहुत सक्सेसफुल नहीं था, क्यों, उसको बाद में देखेंगे कभी। प्लाज्मा,
रुधिर का कौन सा हिस्सा होता है प्लाज्मा? तरल भाग होता है। सॉलिड भाग होगा तो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? लिक्विड पार्ट। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? इसका पिगमेंट, इसमें पिगमेंट पाया जाता है बिलीरुबिन। क्या पाया जाता है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कहीं सुना सुना लग रहा है क्या? कहाँ पाते थे? हाँ, लीवर से निकलने वाले पित्त रस में। पित्त रस का कलर पीला और हरा होता है, तो पीला कलर किस कारण होता था? बिलीरुबिन के कारण। हरा कलर बिलीवर्डिन। तो हमको क्या कलर चाहिए यहाँ? पीला। तो यहाँ कौन सा पिगमेंट होगा? बिलीरुबिन। यस, इसीलिए बिलीरुबिन वाले पिगमेंट के कारण प्लाज्मा का कलर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? लाइट येलो दिखाई दे रहा है। तो प्लाज्मा कलर कैसा होता है? लाइट येलो। क्यों होता है? कि उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? बिलीरुबिन। ठीक हो गई बात ना? यस। इसमें संगठक, अब आपके प्लाज्मा जो है सर, लिक्विड वाला पार्ट, इसमें क्या क्या पाया जाता है? अब इसको भी डॉक्टर ने खोज के देखा क्या क्या पाया जाता है। तो इस प्लाज्मा जो कि 55% है, अब केवल एक प्लाज्मा को ले लीजिए, सिंगल प्लाज्मा को ले लीजिए आप, तो उस प्लाज्मा में अकेले 90 से 92% क्या होता है? जल। क्या होता है? जल, यानी कि वाटर, यानी कि पानी। ठीक हो गई बात ना? यस। इसलिए क्या बोलते हैं, हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा किससे बना हुआ है? पानी से बोलते हैं ना। इसलिए देखो, क्योंकि भाई प्लाज्मा का भी हिस्सा देख रहे हैं, 92% जल ही बना हुआ है। बाकी बाकी बचा हिस्सा क्या है? प्रोटीन कितने परसेंट है? 8 से 9%। आयंस एंड ग्लूकोज कितने परसेंट? 1 से 2%। तो आपके प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? जल 90 से 92%, प्रोटीन 8 से 9%, आयंस एंड ग्लूकोज 1 से 2%। तो इसमें प्लाज्मा का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अब प्लाज्मा में जब 92% क्या है? जल है, और ब्लड का सबसे ज्यादा हिस्सा कौन है? प्लाज्मा है, तो फिर ब्लड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? जल ही पाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है। क्लियर हो गई बात ना? यस। आगे बढ़ते हैं। तो कंपोजिशन वाटर 90 टू 92%, प्रोटीन 8 टू 9%, आयंस एंड ग्लूकोज 1 टू 2%। अगला है कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की संरचना। संरचना तो हम देख ही लिए सर। अब ये बताया सर, इसमें आयंस है, प्रोटीन है और ग्लूकोज है, बाकी तो पानी है। तो पानी रे बबली, पानी को लेके क्या करूंगा? वो तो पढ़ लिया यहाँ पे। बाकी आयंस, तो आयंस कौन कौन से ऐसे पता होना चाहिए। आयंस बेटे इसमें क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन। क्लियर हो गई बात ना? कौन कौन सा दिखता है इसमें आयंस? कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। प्रोटीन कौन कौन सा? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। कौन कौन सा? फाइब्रिनोजन, ये भी घाव भरने में मदद करता है। ग्लोब्यूलिन है ना, पढ़ते ना? कौन? हीमोग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन। क्लियर हो गई बात? तो कौन कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। बोलो साथ में, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। यस। और ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं, प्लस यहाँ पर वो दिखता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, याद रखना, हमारे सेल के अंदर बताया था कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, कंबसन होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज कहलाता है। ठीक होगी बात? और जब जब इतिहास के पन्नों में जब जब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन द सेंस C6H12O6 आपको जो मिलेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन से, तो भैया यहाँ पर क्या बनेगी आपके लिए? एनर्जी बनेगी, जिसको हम किस रूप में जानते हैं? एटीपी के रूप में जानते हैं। आपके शरीर में एटीपी के रूप में एनर्जी बन जाएगी। और कौन सा गैस मुक्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। और क्या बनेगा आपके शरीर में? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। तो बताइए, जब हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है या इसका ऑक्सीकरण होता है, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है? जल, और क्या बनता है? एनर्जी। एनर्जी हम उपयोग कर ले रहे हैं पढ़ाने में, लिखने में, नाचने में, गाने में, उठने में, पढ़ने में, लिखने में, सब चीज में। यस। जल जो बचा, ये शरीर में जल है ना, आपको बाकी जितना जरूरत उतना यूज कर लेगा शरीर, और बाकी जो एक्स्ट्रा जल है उसको मूत्र के मार्ग से बाहर, पसीने के माध्यम से बाहर। अब अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहां से निकालेगा? रक्त में घोल के, हीमोग्लोबिन से जोड़ के, आयरन से जोड़ के इसको निकालेगा भाई फेफड़े के थ्रू, नाक से बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड नाक से बाहर, एक्स्ट्रा जल पसीने के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से बाहर, और ऊर्जा उपयोग हो गया। ठीक हो गई बात ना? यस, ध्यान रखेंगे। तो पूछता है कि क्या क्या बनता है, तो आप बताने की हालत में आ चुके हैं। आइए अब देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका। ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन की क्या क्या भूमिका? 3 प्रोटीन वहां सुने थे ना, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो पूछता है भाई फाइब्रिनोजन क्या काम करता है? तो फाइब्रिनोजन क्या काम? घाव भरने के समय काम आएगा। घाव भरने के समय क्या काम आएगा? जैसे आपको कट लगेगा, तो अगर आपको सोचो वो चोट लगा, कटिंग हुआ आपका शरीर, और भैया वहां से खून बहना चालू होता है, तो सोचो खून बहना रुक ही नहीं रहा है,
टपकते रहेगा तो 5-6 लीटर खून पूरा निकल जाएगा, तो आप जिंदा रहोगे क्या? नहीं, क्योंकि ब्लड खत्म तो ऑक्सीजन कौन ले जाएगा सेल तक? ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो सेल एनर्जी नहीं बनाएगी, एनर्जी नहीं रहेगा तो सेल मर जाएगा, सेल मरेगा तो हम मर जाएंगे। ठीक हो गई बात? इसका मतलब आपके ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? फाइब्रिनोजन। ये केवल एक प्रोटीन है जो मदद करता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो मदद करते हैं, उसमें से एक हिस्सा क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन में कौन सा? फाइब्रिनोजन। याद रखिएगा, फाइब्रिनोजन किसमें मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये प्रोटीन कहां पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। अब यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा, सर जब मेरा उंगली कट गया और यहां से उंगली, हाथ कट के उंगली बोल रहा हूं, बताओ, जब मेरा हाथ ही कट गया मान लो, ऐसे कटा और खून निकल तर 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 निकल रहा है, अब ये फाइब्रिनोजन आया उसको जमा दिया, बहने से रोक दिया, और वो कहाँ मौजूद है? फाइब्रिनोजन मेरे ब्लड में मौजूद है। तो जब ये ब्लड में पहले से है तो जो ब्लड मेरे नसों के अंदर दौड़ रहा है उसको क्यों नहीं जमाया ये? और अगर ये उसको जमा देगा, सोचो, तो आपका पूरा ब्लड अंदर ही नस में ही जम जाएगा, तो आप तो ऐसे ही मर जाओगे, क्योंकि ब्लड तो घूमने के लिए बना है। ब्लड अगर जम गया अंदर में तो आप तो मरना तो है कि नहीं है? तो फिर कौन सा जादू है जो उसको जमने से रोकता है? पहले ही बताया था, बताओ। हाँ, हिपेरिन। क्या है? हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन क्या होता है सर? मच्छर आपको खून पीते हैं तो खून को जब मारते हैं तो लिक्विड पार्ट में खून निकलता है ना आपका, इसका मतलब क्या मच्छर आपको जो खून पिया तो खून उसमें जाके जमा था क्या? नहीं। इसका मतलब मच्छर के डंक में, अच्छा मच्छर के पास बस डंक होता है कि दांत भी होता है? बताओ तो, दांत होता है कि नहीं होता है? जो पढ़े हो जान रहे हैं, पढ़ने से पहले नहीं पता होगा, मच्छर के पास भी दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं याद है? 47 दांत होते हैं, हमसे ज्यादा। हाँ। और भैया जो खून चूसता है ना लोगों का, आपका मेरा सब, वो मच्छर होती है कि मच्छरी होती है? बताओ। मच्छरी बोल रहे हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं है, वो फीमेल मॉस्क्यूटो है ना, मादा मच्छर है। और जो कान भीन 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 भीन, वो मेल है कि फीमेल है? वो भी फीमेल मॉस्क्यूटो है। अब बाद में मत बोला सर कि आप महिलाओं को बोल रहे हो, करके देख लो भाई, प्रकृति बता रही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, याद रखने के लिए है। तो सर अगर महिलाएं लोगों का खून चूस के जिंदा है तो नहीं, लोगों को खून चूसने के लिए मच्छर का बात हो रहा है यार, अपने ऊपर नहीं लेने का, है ना? तो महिलाएं जो है मतलब फीमेल मच्छरों में लोगों को खून चूस के जिंदा है तो नहीं, वो पेट भरने के लिए खून नहीं चूसती। जब भी फीमेल मॉस्क्यूटो को एग देने हैं, बच्चे का जन्म करना है, तब उनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए वो ब्लड चूसती है। आपका क्लियर हो गई बात ना? तो सर महिला तो मान लो खून चूस कर काम चला ले रही है, तो पुरुष मच्छर का क्या, वो क्या चूसता है फिर? वो फूलों का रस चूसता है भौरों की तरह। समझ में? फूलों, बताओ कितने शरीफ बेचारे मच्छर, है ना, फूलों का रस चूसते हैं चुपचाप। इसका मतलब मच्छर के डंक में भी क्या पाया जाएगा? अगर ब्लड नहीं जम रहा तो हिपेरिन। हमारे शरीर में रक्त नहीं जम रहा तो क्या पाया जाएगा? हिपेरिन। याद रखिएगा, क्लियर हो गई बात ना? मगर हिपेरिन अभी आपका एक्टिव फॉर्म में है और ब्लड में फाइब्रिनोजन भी है, तो इसको तो जमा देना चाहिए नहीं। जब कट लगता है तब भैया आकर के फाइब्रिनोजन एक्टिवेट होता है और तब एक्टिव फॉर्म में आता है, तब ये क्लॉटिंग कर पाता है। ऐसे हमारे ब्लड में जो फाइब्रिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, अक्रिय रूप में है। समझ आ गई बात ना? तो क्या बोलेंगे, हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। मतलब कटिंग वोटिंग नहीं लगा है, चोट नहीं लगा है, तब हमारे ब्लड में वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, अक्रिय फॉर्म में रहता है, इसलिए उसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, क्योंकि उसकी इनएक्टिव कौन बना के रखता है? हिपेरिन बना के रखती है। ठीक हो गई बात ना? यस। आते अगला प्रोटीन क्या देखे थे हम लोग? एक देखे थे फाइब्रिनोजन, एक ग्लोब्यूलिन, एक एल्ब्यूमिन। अब ग्लोब्यूलिन क्या करता है? तो भैया ग्लोब्यूलिन स्किन की चमक बढ़ाता है। कॉलेज से सब खोजने लग गए, रे यार लगा दूंगा ऐसे करके। हाँ, तो आपकी स्किन की चमक कितनी होगी, कितना आपको ग्लोइंग स्किन होगा, ये डिपेंड कौन से प्रोटीन में करता है? ग्लोब्यूलिन पर। ठीक हो गई बातें? यस। प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज इसमें जुड़े रहते हैं। पता है एंटीबॉडीज होता है जो बीमारी से लड़ने में मदद करता है, वो इसी से बने रहते हैं, ये इनके बनने में मदद करता है। ये प्रोटीन एंटीबॉडी जो बनते हैं वो इसकी मदद से बनते हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की मदद से। रोग, अब भी जब एंटीबॉडी बनेगा तो एंटीबॉडी क्या करता है? आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी डिसाइड करेगा, अर्थात ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ही आपकी क्या डिसाइड करेगा? बीमारी से लड़ने की क्षमता डिसाइड करेगा, क्योंकि वही क्या बना रहा है? एंटीबॉडी बना रहा है। एंटीबॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी, आपका रक्षा करने वाला प्रति मने किसी दूसरे से। क्लियर हो गई बात ना? यस। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और क्या करता है साथ साथ? ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसमिट करने के भी काम आता है। अपने जोड़ लेगा प्रोटीन, जैसे हम देखिए कि सर ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलर, अपने में आयरन रखा, आयरन से ऑक्सीजन चिपका करके लेके घूम रहे हैं ना, यस, उसी की तो बात कर रहे हैं, पढ़े ना? हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन में क्या है? ये तो है ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन। ठीक हो गई बात ना? यस।
अगला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है? आयनों और लवणों का विनियमन करता है, रेगुलेशन ऑफ आयंस एंड सॉल्ट्स करता है। आपके शरीर में कितनी मात्रा में आयंस होने चाहिए, ज्यादा हो गया तो बाहर निकालो, कम है तो शरीर को भी एहसास कराओ, ये सब कौन रेगुलेट करता है? एल्ब्यूमिन। क्लियर हो गई बातें? आयंस एंड लवर्स खनिजों की मात्रा को संतुलित रखता है, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो याद रखेंगे, रेगुलेशन ऑफ आयंस एंड सॉल्ट्स कौन करता है? एल्ब्यूमिन। और साथ ही साथ उसमें मदद करता है इन द सेंस। और ऑस्मो रेगुलेशन, अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है आयंस लवर्स एंड खनिजों की मात्रा को क्या करना? संतुलित करना। बैलेंसिंग द अमाउंट्स ऑफ आयंस सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, ये क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगा? मान लो कोई आयंस आपके शरीर में ज्यादा हो गया, सोडियम आयन ज्यादा हो गया, तो भैया देखेंगे गर्मी के दिन में उसको शरीर को आयंस को बाहर निकालना है तो पसीना निकलेगा, पसीना शरीर में सूख जाएगा तो क्या नमक जैसा जम जाता है? तो नमक क्यों है उसके पसीने में? क्योंकि आपके शरीर में आयंस ज्यादा हो गया था, इसलिए आपके पसीने में नमक ज्यादा दिखाई दे रहा है। सफेद सफेद दिखते हैं, सॉल्ट दिखते हैं, इसको बोलते हैं नमक है, नमक है, चाटते हैं तो खारा लगता है। यस, तो क्या था? सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन। ठीक हो गई बात ना? हाँ, आइए, क्लियर हो गई बातें? अब देखिए भैया आपके सामने आ गया, कट लगा दिया मेरे आदमी का, हाथ में चीर लगा दिया। तो ये देखिए पढ़ते हैं कि कैसे ब्लड का थक्का कैसे जमता है, ब्लड क्लॉटिंग जमने के पीछे का प्रिंसिपल कैसे है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, समझते हैं इसको, आइए पूरा अच्छे से। तो भैया सबसे पहले आपके ब्लड में क्या पाया जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन। क्या पाया जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन। यह बीच में प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेटर के रूप में एक आएगा, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए आएगा और कैल्शियम आयन उसके साथ मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा? कैल्शियम आयन। तो पूछेगा ब्लड क्लॉट में कौन सा आयन मदद करता है? कैल्शियम आयन। और कौन सा शब्द? तो थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन भैया क्या है आपका? तो ये थ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिव होने के बाद क्या कहलाएगा? ये थ्रोम्बिन, है ना। अक्रिय रूप क्या है? इनएक्टिव रूप क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। सक्रिय रूप क्या है? थ्रोम्बिन। ठीक हो गई बातें? यस। तो भाई जैसे ही थ्रोम्बिन बन जाएगा कैल्शियम आयन से मिलने के पश्चात, फिर थ्रोम्बिन आगे बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए। तो थ्रोम्बिन एक हिस्से इधर आ रहा है, थ्रोम्बिन से एक्टिवेटेड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, अर्थात थ्रोम्बिन सक्रिय फाइब्रिन स्थिरीकरण कारक है। इसका मतलब क्या होता है सर? अरे मैं सिंपल से बोल रहा है, थ्रोम्बिन जो है एक्टिवेट करे, तब देखिए थ्रोम्बिन को इधर एक्टिवेट कर दिया गया। अब थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट कर रहा है? थ्रोम्बिन जाकर के आपके अंदर कहा गया? फाइब्रिन को एक्टिवेट। किसको एक्टिवेट करता है? फाइब्रिन को। किसको एक्टिवेट कर रहा है? फाइब्रिन को। और फाइबर मतलब रेसे। तो अगर आपका हाथ कट जाएगा तो उसको सिलना पड़ेगा ना, और सिलने के लिए रेसा लगेगा कि नहीं लगेगा? रेसा। यस, तो ब्लड खुद से रेसा बनाता है, उस रेसे का नाम क्या है? फाइब्रिन। क्या है? फाइब्रिन। इस फाइब्रिन को एक्टिवेट कौन करता है? थ्रोम्बिन। ठीक हो गई बात ना? यस, याद रखना, इसी को फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन बोलते हैं। ठीक, हाँ। आगे बढ़ते हैं, अब इधर वाला हिस्सा हो गया हमारा, इधर आते हैं। थ्रोम्बिन में यहाँ फाइब्रिनोजन जो दिख रहा है आपको, आगे बढ़ेंगे तो फाइब्रिनोजन मोनोमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फाइब्रिनोजन क्या है? मोनोमर है। मोनोमर भैया सिंगल, जैसे एक लड्डू, ठीक है, एक बूंदी, एक बूंदी, लड्डू वाला बूंदी, एक बूंदी, वो है मोनोमर। क्या है? मोनो। मोनो मतलब एक, और मर मतलब मर। मर मतलब नाम है, एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है। क्लियर हुआ था? तो सिंगल मॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे? मोनोमर। मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग। हाँ, मर वैसे ही बहुत सारे मोनोमर जब आपस में जुड़ेंगे, एक मोनोमर, दो मोनोमर, तो बहुत सारे बूंदी जब आप जोड़ते हो तो बहुत सारे बूंदी जुड़ के क्या बन जाता है? लड्डू। तो उसमें बहुत सारे मर हैं, और बहुत सारे बोलते हैं पॉली। क्या बोलते हैं? पॉली। और पॉलीमर क्या बन जाता है? पॉली और मर, पॉलीमर। क्लियर हो गई बात ना? इसलिए पढ़ते हैं पीवीसी, पढ़ते हैं ना, पीवीसी प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मतलब क्या है? पॉली का मतलब है बहुत सारे। कौन से बहुत सारे? क्या? तो बहुत सारे पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो बहुत सारे विनाइल क्लोराइड मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और उसी से मिलके क्या बना है? प्लास्टिक। ठीक हो गई बात ना? वैसे ही बहुत सारे मोनोमर से मिलकर क्या बन जाता है आपका भैया? पॉलीमर बनता है। बोले तो बहुलक। बहुत सारे मतलब बहुलक। तो मोनोमर मतलब होता है एकलक। मोनोमर मतलब एकलक, और जब बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं तो बनता है पॉली, तो बनता है बहुलक। क्या होता है? बहुलक। और मॉलिक्यूल जैसे बूंदी लड्डू वाला एग्जाम्पल समझाए वैसे ही। तो फाइब्रिनोजन मोनोमर है, इसमें कैल्शियम आयन जैसे ऐड होगा तो फाइब्रिन फाइबर्स का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा? फाइब्रिन फाइबर्स का। और फिर फाइब्रिन फाइबर्स आपस में भैया ऐसे करके गुथा गुथा के, ठीक है, गुथा गुथा के जहां आपका कटा है वो जाकर के जाके जाम हो जाएंगे। ठीक, जा जाके जब हमारे कोई गड्ढा है ऐसे ऐसे करके भैया पूरा उसको ढक दिया ऐसे करके, तो बन गया जाली। अब बहेगा क्या ब्लड? नहीं। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो इसलिए क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन फाइबर्स होता है, क्रॉस लिंक हो जाते हैं, आपस में करके फंस जाते हैं, उस फंसने के कारण भाई पूरा एक जाल बन जाता है, और वही जाला करके यहाँ बन जाता है, तो ब्लड बहना बंद हो जाता है। ठीक हो गई बात ना? तो यहाँ पर एग्जाम पूछेगा तो भाई इसको ध्यान से देखिए।
क्या क्या मदद कर ब्लड में? थ्रोम्बिन, और आयन में कैल्शियम आयन, और क्या बोल रहा है? फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन। ठीक हो गई बात ना? यस। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये जो हिस्सा आपका हाथ में कटा, जब इस हिस्से को हम जूम करके देखेंगे तो ऐसे आपको दिखाई देगा। अब इस हिस्से में आप देखिए बहुत ध्यान से, ये कुछ पीला पीला आपको हिस्सा दिख रहा है आपको? दिख रहा है? और ये आपका ब्लड का हिस्सा, ब्लड कैसे आरबीसी वगैरह बाहर जाना चाह रहा है, कट के बहना चाह रहा है। तो बट आपका येलो कलर का जो ऐसे गुथा हुआ दिख रहा है पूरा, वो क्या है? फाइब्रिन नेटवर्क। क्या है वो? फाइब्रिन नेटवर्क। तो क्या फाइब्रिन नेटवर्क ने चारों तरफ एक जाल बना दिया, और जाल बनाने देते क्या आरबीसी को बाहर जाने से रोक रहा है वो जाल? यस। तो फाइब्रिन नेटवर्क ने अपना जाल बना दिया। और भैया उसमें क्या जुड़, इसको जाके जोड़ कर फाइब्रिन बन तो कैसे गुथा गया, मैं इनको जोड़ेगा कौन? अब चिपका के कौन रखेगा? तो कौन है उसके लिए? प्लेटलेट्स। कौन है? प्लेटलेट्स। ठीक हो गई बात ना? तो क्या ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स मदद कर रहा है, फाइब्रिन मदद कर रहा है, थ्रोम्बिन मदद कर रहा है, कैल्शियम मदद कर रहा है। ये सब याद रखना, पूछेगा इसी सब ऑप्शंस को। यस, ये सब पूछेगा। हाँ, सरफेस ट्रांजिशन कोर हो गया, रेड ब्लड सेल शेप्स वेरी बाय पोजीशन, हो गया इतना। ठीक, तो देखिए यहाँ जो आपको कट लगा था उसके चारों तरफ फाइब्रिनोजन ने पूरा भैया क्या कर लिया? अपना जाल बना दिया और जगह को खून बहने से रोक दिया। ठीक हो गई बातें? यस, ध्यान रखना। आगे आगे बढ़ते हैं, ब्लड क्लॉटिंग देखते हैं अब। तो यह फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग क्लॉटिंग। अब कौन कौन सा रिएक्शन होता है और क्या क्या बनता है जो उधर समझे लौकिक में, इसी को इधर पढ़ लेते हैं। तो देखिए कैसे तीन प्रकार के रिएक्शन आपको दिख रहे हैं। कितने प्रकार के यहाँ पे दिख रहे हैं? तीन प्रकार में, तीन ठो रिएक्शन देखने मिल रहा है। पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन से मिलेगा। किससे मिलेगा? प्रोथ्रोम्बिन से। प्लस क्या मिलेगा? कैल्शियम। तब क्या बनेगा? थ्रोम्बिन। याद कीजिए, पहले प्रोथ्रोम्बिन के इनएक्टिव फॉर्म में था, उसको क्या बनाना है? थ्रोम्बिन। अब क्या बनाना है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कैल्शियम आयन के रूप में आप देख लिए थे। और भैया क्या चाहिए आपको? थ्रोम्बिन से पहले क्या था? प्रोथ्रोम्बिन, वो चाहिए। और इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए आपको? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो भैया थ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कौन करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करता है। कौन एक्टिवेट करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो पूछेगा इसमें उत्प्रेरक कौन है? कौन है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो देखिए यहां पर ये भी आपका क्या था? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको उत्प्रेरक बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना? प्रोथ्रोम्बिन का उत्प्रेरक। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलके क्या बना दिए थे? थ्रोम्बिन बना दिए थे। थ्रोम्बिन बन गया, एक हिस्सा कंप्लीट। अब सोचो इतना सारा चीज उतने देर में हो जाता है ना? फिर भैया अब जब यहाँ थ्रोम्बिन बना, अब थ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रिनोजन से मिलेगा। किससे मिलेगा? फाइब्रिनोजन से। और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से मिलके क्या बना देगा? फाइब्रिन बना, क्या बना देगा? फाइब्रिन बना देगा। फाइब्रिन बोल तो रेसा बना देगा। यस। फिर जो रेसा है फाइब्रिन, ये ब्लड कार्पूसेल्स के साथ मिलकर क्या कर देगा? उसको क्लॉटिंग कर देगा। क्या कर देगा? क्लॉटिंग। अब उल्टा समझिए, आपको ब्लड क्लॉट करना है तो आपको क्या चाहिए? ब्लड कार्पूसेल्स को रोकना पड़ेगा। इन ब्लड कार्पूसेल्स मतलब आरबीसी मत बहे, डब्ल्यूबीसी मत बहे, ये सबको रोकना है ना? तो भाई रियल माने ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या? कि आपके ब्लड कार्पूसेल्स को रोकना है बहने से। इसको कौन रोकता है बहने से? फाइब्रिन। कौन रोकता है? फाइब्रिन या रेसा। फाइब्रिन रेसा कैसे बनता है? तो फाइब्रिनोजन से बनता है। मगर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेगा कैसे? जब उसमें क्या मिलेगा? थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन कैसे बनेगा? तो कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन से। पूरा कहानी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस। विटामिन के इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। अब पूछे ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो कौन मदद करता है? के। कौन मदद करता है? विटामिन के। याद रखेंगे इस बात को। ठीक हो गई बात ना? यस। तो यहाँ से पूरा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। आपको बोलेगा ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट कौन कौन है? थ्रोम्बिन, फाइब्रिन और विटामिन के, कैल्शियम, आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सब ऐसी सब आपको नाम सुनाई देंगे। ठीक हो गई बातें? आइए अब इतने में ही क्यों रुकेंगे, आइए अब आपको दर्शन कराते हैं रियल ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है, आपको अपनी आंखों से दिखवाते हैं। आइए, तब पढ़ ली हो तब समझ में आएगा कौन से रेशा बन रहा है, कैसे बन रहा है, दिखने के ऊपर बहुत अच्छे से। और वही सब शब्द आपको दिखने मिलेंगे। ब्लड क्लॉटिंग एनिमेशन। यस। पानी गिर रहा है ना? कोगुलेशन कैस्केड। देखिए ध्यान से,
ये आपको ब्लड के अंदर समझ, रक्त नलिका के अंदर देखा पूरा दृश्य है ना। आरबीसी दिख रहा है, आरबीसी दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट डब्ल्यूबीसी दिख रहा है। हाँ ध्यान रखना। और कुछ छोटे छोटे कण तैर रहे होंगे, वो आपके प्लेटलेट्स हैं। ध्यान देखो ध्यान से, ये आपके ब्लड के अंदर का दृश्य है पूरा, ऐसा समझो पूरा अच्छे से। देखो बह रहे हैं, बह के निकल रहा है, कटा कट गया है तो, है ना। तो कट के दिख रहा है, आकर कैसे चिपकते जा रहे हैं, देखिए ये चिपक चिपक जाला बना रहे हैं पूरा एकदम। यस। तो इसमें क्या काम हो रहा है। ऐसे पूरा काम होता है पूरा एक एक चीज। ये वाला आपको समझ नहीं आएगा, रुको दूसरा वाला निकालते हैं। देखिए प्लेटलेट एंड ब्लड क्लॉटिंग। चोट लग गया पूरा, कोई गिर गया तो घुटना में, है ना, खून निकलने लग गया बोल रहा है ये घुटना से आपके। अब जो हिस्सा कटा है उस हिस्से में क्या होगा। तो ये आपका ब्लड है। ये भी मेरे हिसाब से एनिमेशन दिखा रहा है कि नहीं, देखेंगे एक बार। बच्चे टाइप का एनिमेशन दिखा रहा है क्या, ठीक है दिखा रहा है। यहाँ से ब्लड क्लॉटिंग देखेंगे। चलिए देखिए, आपको रक्त नलिका में से बह रहा है ना, ये क्या है, प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट। जैसा उठाओ उठाओ, प्लेटलेट है। जो बड़ा आकार का दिख रहा है वो क्या है, आरबीसी है। कट गया हिस्सा, अब प्लेटलेट आ गया, सबसे पहले क्या चिपक रहे हैं, प्लेटलेट्स। देखो आरबीसी बाहर जाना चाह रहा है, मगर प्लेटलेट्स ने उसको रोक दिया। तो प्लेटलेट सहयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर रहा है। अब देखो यहाँ से आ रहा है अपना बनता हुआ, ठीक है। ये क्या आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो कौन सा प्रोटीन मदद करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन मदद करता है। वो सब भैया आपका घाव भरता है, देखिए उस तरफ से हील कर रहा है। यस। अब आ गया फाइब्रिन फाइबर्स, जो हमको बनाया था फाइबर सिलने के लिए सबको, है ना। आगे फाइब्रिन फाइबर्स, क्योंकि फाइब्रिनोजन प्रोटीन आएगा, वही फाइब्रिनोजन प्रोटीन से क्या बनेगा, फाइबर बनेगा, रेशा बनेगा। यस। अब देखो बाहर का जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया आकर के अंदर नहीं आ पा रहा है। अब इस तरीके से आपका घाव भर गया और फिर से आपका अंदर रिपेयरिंग हो गया, ठीक। यस, यही है ब्लड क्लॉटिंग का एनिमेशन। चले गए, पूरा घाव एक बराबर हो गया, ठीक है, समझ गए। हम्म, इसको देखो और अच्छे से, इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाथ कटा हुआ दिख रहा है, ध्यान से देखना, वही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी कटे को जूम करके दिखा रहा है, तो देखो यहाँ पर पूरा नाम पढ़ो, दिख रहे हैं, रेड सेल, व्हाइट सेल, प्लेटलेट्स, जो सही वो पहचानो। ये मैक्रोफेजेस, इसिनोफिल्स, प्लाज्मिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, इंस्टिंक्ट फैक्टर, एक्सटिंक्ट फैक्टर, कौन फ्लैंथी, इसका कोई जरूरत नहीं फैक्टर्स का भी। अब मेजर चीज को आप ध्यान रखो बस, प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन को ध्यान रखिए। देखिए आपके ब्लड में बह रहे हैं, जो लाल लाल है वही आरबीसी है ना। एक लिक्विड बह रहा है वो तो प्लाज्मा है, जिसमें बह रहे हैं लाल लाल, वही आपका आरबीसी है। सब ऐसे ब्लड में अंदर बहते रहते हैं, ठीक। सारे फैक्टर्स, सारे आयंस, सब ऐसे ही, ऑक्सीजन वगैरह सब शरीर के अंदर बहते रहते हैं। ये अलग अलग डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं, डब्ल्यूबीसी जब पढ़ेंगे ना व्हाइट ब्लड सेल तब देखेंगे उसमें। जो नीले वाले दिख रहे हैं ना, वो सब डब्ल्यूबीसी के हिस्से हैं, देखेंगे उन सबको। और तो भैया आपका हाथ कट गया था, वहां से खून निकल रहा है, सब बहते जा रहे हैं। यस। तो देखो आगे सबसे पहले कौन आ गया भाई वहां पर, बताइए।
कौन आके चिपकते हैं सबसे पहले? प्लेटलेट्स। सबसे पहले कौन आके चिपकते हैं? प्लेटलेट्स। भूलो मत, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स बन गया ताकि भी तुरंत तो रहना, बहना बंद हो जाए। अब उसको रिपेयर करने के काम में अब आ रहे हैं, देखिए चिपकने के लिए फाइब्रिनोजन। तो प्लेटलेट्स का कौन आ गया? फाइब्रिनोजन। अब देखिए फैक्टर्स आ रहे हैं अलग अलग। घाव रिपेयर करने के लिए डब्ल्यूबीसी काम करता है, ताकि जो कटा था तो जो बैक्टीरिया है तो उसको मार दे और रिपेयर करे। तो फैक्टर्स आकर के इंक्लूड हो गए। अब क्या बन गया? थ्रोम्बोकाइनेज। इस फेस को बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज फेस, थ्रोम्बोकाइनेज अवस्था। उतना कहने की जरूरत नहीं है आपको। और इस अवस्था में देखिए उन सब से मिल करके दिख रहा है पूरा, कैसे ग्रीन ग्रीन बन रहा है पूरा, ये थ्रोम्बोकाइनेज अवस्था है। क्या आके जुड़ रहा है? प्लाज्मिन आकर के जुड़ते जा रहा है। ऐसे ये हमारा सेल है। एक एक चीज का एनिमेशन देखेंगे एनुअल टाइम में, सब आपको क्लियर हो जाएगा। आज के डेट में, आज के जमाने में रह के वो कॉपी किताब से पढ़ने वाला जमाना गया। ठीक है, तो एडवांस तरीके से सीखिए, फिर एनिमेशन देख करके पूरा डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलो भैया, इतने एडवांस पढ़ा तो रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना बेटा तुम लोग तो कतई मार, सोचो तो कतई मार, बहुत मार। मैं गुरु जी रहता, तुम मेरे शिष्य थे, गुरुकुल में पढ़ाता, कितना मारता नहीं निकलता एग्जाम तो मजा आ जाता पूरा, है ना। मगर अब नहीं मार सकते, क्या करेगा, इससे करके दुखी हैं हम। बचपन में बहुत मारते थे यार टीचर लोग हम लोग को, हम लोग बदले नहीं ले पा रहे हैं, बताओ आने वाली पीढ़ी से। अरे पहले बच्चों को माता पिता से ज्यादा टीचर से डर लगता था कि गुरु जी बहुत मार ही है, ऐसे करके, समझ रहे हो। तो लोग बहुत टाइम टाइम से पढ़ते थे सब चीज। अब देखिए यहाँ पर, देखिए हिपेरिन डीएक्टिवेट हो गया, बोला ना हिपेरिन क्यों क्या कर देता भैया, डीएक्टिवेट हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हिपेरिन जमने नहीं देता है, तो जब ब्लड क्लॉटिंग होगा तो क्या चीज डीएक्टिवेट हो जाएगा? हिपेरिन, क्योंकि अगर एक्टिवेटेड है तो ये ब्लड क्लॉट नहीं होने देगा। तो विच फैक्टर इज अ हिपेरिन? हिपेरिन इज अ फैक्टर जो आपके ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक हो गई बात ना? यस, ध्यान रखेंगे। विटामिन की हेल्प करता है, सब आपको पता चल गया। द नेक्स्ट थिंग, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया आगे के हिस्से में। चलिए, अब आगे ब्लड सेल्स और कार्पुसल्स पढ़ लेंगे, क्योंकि हम प्लाज्मा पढ़ लिए, प्लाज्मा के बाद हम ब्लड क्लॉटिंग भी पढ़ लिए। अब उसमें प्लाज्मा के बाद हमारा क्या बच गया है? ब्लड कार्पुसल्स, रक्त कणिकाएं या रक्त में जो सेल्स हैं। तो उसमें कौन कौन सेल हम देख रहे थे भैया? रेड ब्लड सेल, और क्या देख रहे थे हम? व्हाइट ब्लड सेल, और क्या देख रहे थे हम? प्लेटलेट्स। ये तीन चीज देख रहे थे ना मेजर रूप से, क्या क्या देख रहे थे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये आपके ब्लड के क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या तो भाई इनको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? कार्पुसल बोलेंगे। सेल बोल तो कोशिका, कार्पुसल बोल तो कणिकाएं बोलेंगे। अब देखिए सिंपल सिंपल, तो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड में आरबीसी, ये पूरे डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार है ना, 1 2 3 4 और 5। ठीक हो गई बात ना। तो देखो वहां बेसोफिल वगैरह दिख ना, बेसोफिलिशन लिखा था ना रिपेयरिंग समय पे, मारने का मारता बैक्टीरिया वगैरह को। यस, तो भैया डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं 1 2 3 4 और 5 प्रकार हैं डब्ल्यूबीसी के। ये मैप से इतना क्लियर हो गया ना? यस, आरबीसी आरबीसी जो बस है, और प्लेटलेट्स ये दिख रहे हैं आपको। ठीक, देखिए ये और ये दिख रहे हैं, इस टाइप को दिख रहा था वहां भी। हाँ, तो सब आपको रियल खून से निकाल के चिपकाए हैं यहाँ पे, सब मेरे खून के अंदर का फोटो है, देखो ध्यान से। यह रक्त का कितना परसेंट होता है भैया? तो आपका 45%। जो सॉलिड पार्टिकल कितने परसेंट है? 45। लिक्विड पार्टिकल प्लाज्मा कितना है? 55। ये कितने परसेंट है? 45%। ये कितने कलर के होते हैं भैया? 3। कितने हिस्से में डिवाइडेड है? 3। पहला क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। दूसरा कौन है? व्हाइट ब्लड सेल। अगला कौन है? प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। वेरी गुड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आगे बढ़िए, अब हम इसमें सबसे पहले किसको देखेंगे? आरबीसी को देखेंगे। किसको देखेंगे? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? एवी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? एवी बोल तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये नाम कहीं पढ़े थे कि इससे पहले कहीं बताया था कि इसके बारे में कुछ? कोस्का में? कोस्का तो पढ़ाई नहीं है ना अभी, बुक पढ़े हैं। बताइए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक किससे जुड़े हुए हैं? हाँ, जीवाणु के खोज करता, बैक्टीरिया के खोज करता कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्लियर हो गई बात ना? तो किसके खोज करता है ये? बैक्टीरिया के, जीवाणु के। ठीक हो गई बात ना? यस, याद रखें। तो वही एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही किसकी खोज की है? आरबीसी की। किसकी खोज की है? आरबीसी की। किसकी खोज की है?
आरबीसी, रेड ब्लड कार्पुसल या रेड ब्लड सेल की। ये इन्होंने बताया कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में। तो कहाँ फॉर्मेशन होता है आरबीसी, बोन मैरो या आपका अस्थि मज्जा। भ्रूणावस्था जब आप एम्ब्रियो होते हैं, इसको पहले पढ़ा चुके हैं, सब चीज वही आ रहा है। आपके भ्रूणावस्था जब आप भ्रूण की अवस्था में, बच्चा जब भ्रूण के रूप में है, एम्ब्रियो के रूप में है, तब आपका भैया ब्लड कहाँ बनेगा, लीवर एंड स्प्लीन में। याद कीजिए, बताए थे ना, यस। अगला भैया बोल रहा है फॉर्मेशन प्रोसेस। फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एरिथ्रोपोइसिन और हीमोपोइसिन नामक जो आपके पाए जाते हैं सेल्स, उनकी वजह से निर्माण होता है इनका। क्लियर होगी बात ना। तो एरिथ्रोपोइसिन जो है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट करके देता है। एरिथ्रो शब्द, एरिथ्रो शब्द जहां दिखोगे ये सीधा किससे जुड़ा हुआ है, आरबीसी से। क्लियर हुई बात ना। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो के एरिथ्रोसाइट्स में। क्या बोलोगे, एरिथ्रोसाइट्स में। एरिथ्रोसाइट नहीं देते क्या बोल सकते हो, हीमोपोइसिस में। ठीक हो गई बात ना। तो एरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस में। ठीक हो गई बात ना। इस प्रोसेस के थ्रू बनता है। ठीक हो गई बात ना, यस। अब कोशिकांग रहित होने के कारण, कोशिका अंग मतलब भैया याद रखेंगे, रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड रेड ब्लड कार्पुसल। अब सर सेल तो सेल रहता, जो कार्पुसल बोल क्यों रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। रेड ब्लड सेल तो सेल यानी कि कोशिका होती है, फिर इसको हम रेड ब्लड कार्पुसल क्यों बोल रहे हैं, तो उस चीज को आप समझिए। रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड रेड ब्लड कार्पुसल्स बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ एनी सेल ऑर्गेनली। क्या, एनी सेल ऑर्गेनली, मैंने इस बार कोशिका के अंग मौजूद नहीं है। जैसे कोई कोशिका सेल में जो जो अंग मौजूद होते हैं ना, इसके पास वो सेल सभी अंग मौजूद नहीं है। ठीक हो गई बात ना, यस। इसलिए भाई क्योंकि ये सेल का सब चीज इसमें होता, तो पूर्ण रूप से सेल कहलाता। मगर इसका सेल का कुछ हिस्सा तो है, जब हम सेल पढ़ेंगे तब बताएंगे, सेल का कुछ हिस्सा तो है जिसमें मौजूद नहीं है, इसलिए इसको हम अलग से क्या शब्द दे दे रहे हैं, कॉर्पुसल। क्या बोल रहे हैं, कॉर्पुसल। अब समझे क्यों कॉर्पुसल बोल रहे हैं, यस, कणिकाएं बोल रहे हैं, यस, इसीलिए। आइए ये आपको दिखा रहा है, आपके हड्डी का ये स्पंजी हिस्सा, यही क्या आपका बोन मैरो। क्या है ये आपका बोन मैरो। यहीं पे आपका जो जगह है, जगह उन्हें बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। उन एरिथ्रोसाइट में एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है, आरबीसी बन जाता है। ठीक है। बाकी ब्लड में आप क्या पढ़ रहे थे, वाटर प्लाज्मा है, प्लाज्मा में पानी है, ये है वो है, तो सब तो बाहर से आ रहा है आपके शरीर में, यस। अंदर आरबीसी बनना जरूरी है, इसलिए आरबीसी बन रहा है। आइए आगे देखते हैं। रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं, मात्रा, ब्लड सेल, कॉर्पुसल, क्वांटिटी। देखिए आपके ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है मात्रा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आरबीसी है। पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन, इन तीनों सबसे ज्यादा कौन है सर, तो कौन सबसे ज्यादा, आरबीसी। तो आपको क्वेश्चन पहले इसमें सब चीज दिया हुआ है, क्या भाई सबसे ज्यादा आरबीसी, उससे कम प्लेटलेट्स, सबसे कम डब्ल्यूबीसी। तो तीनों सॉलिड पार्टिकल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आरबीसी। अरे क्योंकि हमारे ब्लड में आरबीसी ज्यादा है, इससे तो ब्लड का कलर लाल है ना, है कि नहीं, यस। भैया अगर ब्लड का कलर लाल करना है तो चीज ज्यादा होना चाहिए जो लाल करने वाला है, यस। तो आरबीसी क्लियर हो गया। अब बचा कौन, प्लेटलेट्स, फिर लास्ट में डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी सबसे ज्यादा, उससे कम प्लेटलेट्स, उससे कम डब्ल्यूबीसी। इसका संख्या कितना होता है, मिलियंस में, इसका लैक्स में, इसका थाउजेंड्स में। ठीक हो गई बात ना, यस। अब ये ब्लड सेल या ब्लड कार्पुलस का साइज आकार कैसा होता है, किसका आकार बड़ा होता है पूछेगा तीनों में, तो सबसे बड़ा आकार किसका होता है, डब्ल्यूबीसी, उससे छोटा आरबीसी और सबसे छोटा प्लेटलेट्स। क्या दोनों याद रहेगा, तीनों में सबसे ज्यादा संख्या में कौन, आरबीसी, उससे कम प्लेटलेट, सबसे कम डब्ल्यूबीसी। मगर तीनों में आकार में बड़ा कौन, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद आरबीसी, सबसे छोटा प्लेटलेट्स। क्वेश्चन ही बन जाएगा ना एग्जाम में, यस, वेरी गुड। अगला पैरामीटर देखिए, व्हाइट ब्लड सेल्स, नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज। अब व्हाइट ब्लड सेल्स का मैन में, आदमी में और औरत में रेंज दिखा रहा है, ठीक है बात ना, कितना उपलब्ध होता है। तो डब्ल्यूबीसी एक प्रति एमएल ब्लड में कितना होना चाहिए, 5000 से 10,000 प्रति एमएल होना चाहिए, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 5000 से 10,000 प्रति एमएल होनी चाहिए। किसमें, आदमी में, और औरत में कितना होना चाहिए, 5000 से 10,000 एमएल ही। क्लियर हो गई बात ना, यस। आरबीसी की कितनी मात्रा होना चाहिए, तो 4.5 से 5.5 इंटू 10⁶, क्योंकि मिलियंस ले जाना है, 10⁶ प्रति एमएल। और यहाँ क्या है हमारा 4.5 से 5.5 है, यहाँ क्या है 4 से 5, हमसे आधा आधा कम। क्लियर हो गई बात ना। क्या होता है भैया, उनमें पाया जाता है आपका रेड ब्लड सेल, आरबीसी हो गया प्रति एमएल। और प्लेटलेट्स का संख्या कितना है, तो 1.4 से 4 गुणा 10⁵5 और 1.4 से गुणा 4 से 10⁵5 ml। तो इसमें 1.4 से 4, 1.4 से 4। तो हमारे में महिलाओं पुरुषों में क्या आपको समान दिख रहा है, डब्ल्यूबीसी और
प्लेटलेट्स, क्या समान दिख रहा है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, क्या समान दिख रहा है, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स। अब तीनों खुद बता दीजिए, सबसे ज्यादा कौन है 10 की घात 6, उसका कौन 10 की घात 5 प्लेटलेट्स, और सबसे कम कौन है, डब्ल्यूबीसी। ठीक हो गई बात, नंबर दिख गया ना आपको। तो महिलाओं में या पुरुषों में कितने डब्ल्यूबीसी होनी चाहिए, बोलो कितना होना चाहिए, 5-10,000 प्रति ml प्रति मिलीलीटर। क्लियर हो गई बात ना। हाँ, आरबीसी कितना होना चाहिए, 4.5 से 5.5 ऐसे बोल लो, या 4.5 to 5.5, मेल में 10 की 10⁻⁶ और महिलाओं में 4 to 5। अब प्लेटलेट कितना होना चाहिए, 1.4 से 4, 1.4 से 4, 1.4 to 4 10⁵ ml। ठीक हो गई बात, यस। अब देखिए यहाँ एक रेशियो आपको दिखा रहा है, ठीक है बात ना। एक रेशियो अगर पूछेगा, रेशियो अनुपात के रूप में पूछे तो 600 के रेशियो में क्या होगा, आरबीसी, तो डब्ल्यूबीसी कितना होगा 1 के रेशियो में, तो प्लेटलेट्स कितना होगा 40 के रेशियो में। तो रेशियो कई बार पूछा है, ठीक है ना। अब उसमें बहुत ध्यान ये देना, ये हमेशा रेशियो ऐसे ही नहीं दिखेगा। रेशियो भैया अब आपको आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी रेशियो प्लेटलेट्स बोला है, ये ध्यान देना है। जब आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी रेशियो प्लेटलेट्स बोलेगा तो 601 और 40 का रेशियो बन जाएगा। अब इसका नंबर चेंज करेगा तो आगे पीछे हो जाएगा ये, है ना। तो रेशियो क्या है 601:40, क्या है 601:40, क्या है 601:40। आरबीसी, आरबीसी का सेकंड नंबर कौन होता है, प्लेटलेट्स, वही कॉन्सेप्ट कि सबसे कम तो डब्ल्यूबीसी है, तो एक वाला किसको देंगे, डब्ल्यूबीसी को, सेकंड वाला किसको देंगे, प्लेटलेट्स को, सबसे ज्यादा कौन होता है आरबीसी। तो कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, रटना पड़ेगा नहीं, बस रेशियो क्या है 601 और 40। यस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स ल्यूकोसाइट। लेफ्ट से राइट, अब जब मैं आपको देखेंगे तो जब आपको आरबीसी दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ह्यूमन एरिथ्रोसाइट याद रखेंगे, बोला था ना आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो शब्द आरबीसी से जुड़ा हुआ ही है। तो बोला एरिथ्रोसाइट जो है वो एक्टिवेट कर रहा है प्लेटलेट को, प्लेटलेट को एक्टिवेट कर, दिख रहा है इससे जुड़ करके, प्लेटलेट को एक्टिवेट कर किसके साथ मिल करके, ल्यूकोसाइट के साथ मिल करके। ठीक हो गई बात ना, यस। आइए अब आते हैं यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं में या लाल रक्त सेल में, रेड ब्लड सेल में। ठीक है, आओ। डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पुरुषों और महिलाओं में बराबर होते हैं। तो पीछे अब देख लिए कि क्या क्या चीज पुरुषों महिलाओं में बराबर है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, बस क्या चीज ज्यादा और कम है तो आरबीसी। यस, अब ये उसी रेशियो को यहाँ पर आपके इस तरीके से लैंग्वेज में लिख दिया है कि बताइए मेल में कितने परसेंट होता है भाई आपका आरबीसी, तो 4.5 to 5.5 मिलियन प्रति एमएल। महिला में कितना होता है 4 to 5 मिलियन प्रति एमएल। जीवन काल कितना है इन आरबीसी का, जीवन काल कितना है, जैसे आज बन गए ये एरिथ्रोसाइट है ना, एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के थ्रू बोन मैरो बन गए, तो कितने दिन तक ये जिंदा रहेंगे, जैसे हम सब है ना जिंदा, एक दिन मरेंगे, वैसे हमारे अंदर के जो आरबीसी ये भी बनता है और मरता है, और बनता है मरता है बनता है मरता है, ऐसे चलते रहता है प्रोसेस। तो ये कितने दिन जिंदा रहते हैं, ये 120 डेज, कितने दिन 120 डेज। इसीलिए 120 डेज को अगर हम 30 दिन के में तोड़े तो कितने महीने का बात कर रही है, 4 महीने का। इसलिए बोलते हैं हर 3 महीने में आप जाके क्या कर दो, ब्लड डोनेट कर दो, क्योंकि चौथे महीने तो आपका आरबीसी मर ही जाना है, उससे पहले किसी और के काम आ जाएगा, किसी और को बचाने के काम आ जाएगा। और एक और बेनिफिट, ब्लड डोनेट सबको करना चाहिए, इसका 2 बेनिफिट। जितने आरबीसी थे पुराने हो गए, तो जितना आपके शरीर में गंदगी है उंदगी सब चीज को चिपका के रखें। अब जैसे आप दे दोगे, ब्लड डोनेट कर दिए, तो फिर से एकदम सेल नया नया बनाएगा, एकदम नया नया ताजा ताजा जब बनाएगा तो भैया आपके शरीर में पूरा चमक आ जाएगा, चेहरे में ग्लो करेगा, पिंपल उम्पल बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो सब चीज हट जाएगा, आंखों की रोशनी कम, बालों का झड़ने, सब बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाती है क्या, ब्लड डोनेट मात्र करने से। ठीक, एक ताजगी, एक एक्टिवेशन, सुस्ती लगता था वो सब चीज हट जाएगा आपके ब्लड डोनेट करने से। पहले से हो गया। अब ब्लड डोनेट करने का एक और फायदा, स्वार्थी दुनिया में एक और फायदा कि भाई जब आप ब्लड डोनेट करोगे ना तो आपको सर्टिफिकेट देगा, कोई भी हॉस्पिटल प्राइवेट हो कोई भी हो, सर्टिफिकेट आप 1 बोतल दिए हो तो आपको लिख देगा 1 बोतल। इसका मतलब कल के डेट में आपको कुछ भी होगा तो फ्री में आपको 1 बोतल देगी वो संस्था। इसलिए आप सबके सब ब्लड डोनेट किया करो। आप सोचो ऐसी हर 4-4 महीने देते रहते, आज कितने साल के हो, मान लो 20 साल के भी हो, हर 4-4 महीने देते हैं, मैंने 1 साल में 3 बार, तो 60 बोतल आपके नाम से जमा होता। तो सोचो आप लोग, आपको, आपके चहीते को, आपके परिवार में किसी रिश्तेदार को कभी कुछ होता तो आपको बिना पैसे का ब्लड मिलता है कि नहीं है। यस, क्लियर हो गई बात ना। हाँ, क्योंकि भाई ऐसे भी आपका आरबीसी कितने दिन मर जाएगा, 120 डेज में मर जाना है, उससे अच्छा क्या कर दो, उसको डोनेट कर दो। सर महिलाएं डोनेट करेगी नहीं, करना चाहिए, मेल हो चाहे फीमेल हो सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ठीक हो गई बात ना, यस। अब यहाँ दुमदा क्या था, सर हम लोग करें कहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, कितनी सारी संस्थाएं हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, बिलासपुर में अपोलो है, जाइए बोले मुझे ब्लड डोनेट करना है,
वहाँ भैया बोलेंगे बाकी सब प्रोसेस वो कर देंगे, ब्लड डोनेट बढ़िया करो और वापस आ जाओ। बहुत सारा कैंप लगता है, कैंप में आप डोनेट कर सकते हैं, है ना, मगर कैंप वाले में ऑथेंटिक कैंप में जाइएगा, ऐसे चुन्नू मुन्नू वाला कैंप में मत जाइएगा, ठीक है। यस, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। नहीं, अगला भैया बोल रहा है मृत्यु डेथ, तो आपका ब्लड बनता कहाँ है, आरबीसी बनता कहाँ है, बोन मैरो में, मगर आरबीसी मरता कहाँ पे जाके, यकृत या प्लीहा में। बचपन में जहां बनता था बुढ़ापे में वही मरता है। क्लियर हो गई बात, कितना अच्छा कहानी है ना। बचपन में जहां बनता था बुढ़ापे में वही मरता है, लीवर और प्लीहा, लीवर एंड स्प्लीन। यस, तो ये हो गया आपके सामने में पूरा कहानी, दिख रहा है। ये आपका लीवर है, लीवर दिखा रहा है, यहाँ स्प्लीन दिखा रही है, लीवर रहा, वही पीछे दिख रहा है साला, यही स्प्लीन। तो स्प्लीन कहाँ होता है, आपके स्टमक के पीछे, स्टमक के पीछे स्प्लीन होता है, यही स्प्लीन में भैया आपका, और यही आपका लीवर में, यहीं पे जाकर के मर जाता है। आहा, खत्म, ठीक हो गई बात। यस, अब प्लीहा स्प्लीन के बारे में बता रहा, देखिए वही बात बताया जो पीछे छुपा हुआ है, उसी भी स्प्लीन को ऐसे बड़ा करके दिखा रहा है। ये स्प्लीन है, इसमें आर्टरी जा रहा है, वेन जा रहा है, शुद्ध रक्त वाला यहीं जाके मर जाएगा, आरबीसी ऐसा दिखा रहा है ये, ठीक हो गई बात ना। हाँ, अब इसका आकार पूछ रहा है, प्लीहा का आकार कैसे होता है, जहां जाके मर रहा है ये। तो लीवर तो अब पढ़ चुके थे, पाचन तंत्र पढ़े हो ना, लीवर। यस, मतलब क्या बचा आपका, स्प्लीन बचता है। स्प्लीन देख लो, स्प्लीन का आकार कैसे होता है, कैसे होता है, बाई कॉन्क्लेव। क्या होता है, बाई कॉन्केव, क्या होता है, बाई कॉन्केव। हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है, बाई कॉन्केव। द्वि अवतलाकार, कैसा होता है, द्वि अवतलाकार, ठीक हो गया। अवतल दर्पण कैसा भैया, बाहर कर फूला हुआ, क्या ये फूला हुआ है ऐसे करके, है कि नहीं है। यस, तो द्वि और अंदर धसा होता है, क्या होता है ये, उत्तलाकार होता है, मगर क्या है, अवतलाकार है, क्या ये, अवतलाकार, कॉनकेव मिरर की तरह है, इसलिए इसको बोल रहा है कैसा, बाई कॉनकेव। क्या बोल रहा है, बाई कॉनकेव। तो आपकी स्प्लीन या प्लीहा का आकार क्या है, बाई कॉनकेव। तिल्ली खून के लिए फिल्टर का काम करती है, इसका मतलब आपका जो स्प्लीन है वो भी ब्लड के फिल्टर में मदद करती है। तो ब्लड के फिल्टर में कौन कौन मदद करती है, किडनी फिल्टर करती है और स्प्लीन भी मदद करती है, ठीक हो गई बात ना। यस, ध्यान रखेंगे। यहां से जुड़े क्वेश्चन आपके सामने आता है एग्जाम में, उसको भी देख लीजिए ताकि काम खत्म हो जाए। ये दो जानवर दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, भले एक जैसे दिख रहे होंगे ये, मगर दोनों का नाम अलग अलग है ना। हाँ, दोनों का नाम देख लेना। इसको क्वेश्चन बनता है कि ऊंट एंड लामा, तो इसका नाम क्या है, ऊंट, इसका नाम क्या है, लामा। ये पाया जाता है गर्म क्षेत्रों में, ये पाया जाता है ठंडे क्षेत्रों में, ठीक हो गई बात ना। यस, तो ऊंट एंड लामा में, ऊंट और लामा में आरबीसीज आर नॉट फाउंड इन मैमल्स, एक्सेप्शंस कैमल एंड लामा, ठीक हो गई बात ना। क्या बोल रहा भैया, देखिए स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, बोलता ना कुछ चीज है जबकि आरबीसी में नहीं मिल रहा है, बोला था ना कि आरबीसी में कोई एक चीज है जो नहीं मिल रहा है, तो वही चीज यहां बोल रहा है, स्तनधारियों में जो आरबीसी है उसमें क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, इन द सेंस न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जैसे कहने का मतलब क्या है सर, आइए बता देते हैं भैया। ये रहा आपका, ये रहा पूरा सेल, मैं बना क्यों रहा हूँ, ये पूरा सेल है आपका, जो सेल है ना, कोई भी शरीर का सेल ले लीजिए आप, उसको वैसे जूम करके देखोगे ना, हमारा छेद किया, यहाँ लाखों सेल है, एक सेल को पकड़ा, उस एक सेल को जूम किया तो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे जब दिखाई देगा आपका सेल, ठीक है। इसमें आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें ऊर्जा बनेगा, इसमें अंदर जो बने साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड भरा हुआ है पूरा सब तरफ, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ये बाहर जो जालिका ही कहलाएगा आपका, भी जालिका, क्या बोलते हैं उसको, अपारदर्शी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब कि पार करता भी नहीं करता है, उसको बांध देख लेंगे। चलो, बीच में ये बड़ा सा दिख रहा है, ये न्यूक्लियस, क्या ये न्यूक्लियस या केंद्रक। इस न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर ही आपका डीएनए है। आप उसके जो बच्चे पैदा होगा आपसे, तो उस बच्चे में आपका डीएनए जाएगा ना, तो आपका जो सेल जाएगा स्पर्म, उस स्पर्म का ऐसी सेल होगा, उस सेल के अंदर से न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर से गुणसूत्र होगा, क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होंगे, ठीक हो गई बात ना। उसी डीएनए में आपके जीन्स होंगे और उसी जीन से भी उसके अंदर आपके जैसी क्वालिटीज आएंगी, ठीक हो गई बात। तो भैया बोल रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है ये किसमें नहीं पाया जाता, आरबीसी में नहीं पाया जाता, आरबीसी में न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता। किसी भी मैमल के, कोई भी मैमल हो, कोई भी मैमल हो, कोई भी स्तनधारी जानवर हो, किसी के भी आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सिवाय ऊंट एंड लामा के। इसका मतलब ऊंट और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, हालांकि मैमल है तब भी। तो जितने भी स्तनधारी, हम भी स्तनधारी की नहीं, स्तनपान करवाते कि नहीं बच्चों को, करवाते हैं, हम भी मैमल है, हम भी स्तनधारी हैं। इसका मतलब भैया हम में से किसी के आरबीसी में क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस का काम ही नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियस है ही नहीं, तो न्यूक्लियस नहीं है। मगर और कौन है दुनिया में ऐसा जानवर जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस है, तो कौन है, ऊंट एंड लामा, कैमल एंड
लामा। हो गया इतना बात? यस, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। अब ये रेड ब्लड सेल को रेड ब्लड कार्पुसल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ये सेल है इसमें क्या नहीं पाया जा रहा है? न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम सेल की जगह क्या कर दिए? कार्पुसल कर दिए। अब आते हैं, आरबीसी को ब्रेनलेस सेल भी कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? सेल का ब्रेन। और इसके सेल में इसके न्यूक्लियस है क्या? नहीं। तो इसके सेल में ब्रेन है क्या? नहीं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? का नाम ब्रेनलेस सेल। तो पूछेगा किसे ब्रेनलेस सेल, ब्रेनलेस सेल के नाम से जाना जाता है? किसे कहते हैं? आरबीसी को। किसे कहते हैं? आरबीसी को। ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को। याद रहेगा ना ये बात? यस, दो क्वेश्चन यहाँ सबको मिल गए। चलिए, आरबीसी हो गया, इसको यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, थैंक यू। पढ़ते रहो इसको, क्या लिखा है।